नमस्कार। वी द विमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निर्भया कांड के बाद जिसने हमारे देश को झकझोर दिया, उसके बाद हमारे कानून में क्या क्या बदलाव हुए और क्या उन कानूनों के बदलाव के मद्देनज़र जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं देश में, जो हमारे अभी कुछ रीसेंट इंसिडेंट हैं, क्या उन पे इन कानूनों का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। तो निर्भया कांड के बाद एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया गया, जिसके तहत इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव किए गए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह यह है कि इंडियन पिनल कोड में क्या क्या बदलाव किया गया। इंडियन पिनल कोड धारा 166 ए के तहत कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो कि रेप की एफआईआर करने से मना करता है, उसे पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया और साथ ही साथ यह प्रावधान किया गया 166 बी आईपीसी में कि किसी भी रेप के विक्टिम को कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उपचार देने से मना करता है तो उसको भी सज़ा मिल सकती है। तीसरा जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ वह था सेक्शन 375 में। अब कोई चीज़ रेप है या नहीं रेप है, यह कैसे डिसाइड की जाएगी? क्या सीमेन की प्रेजेंस या वीर्य, मतलब सिर्फ वीर्य की उपस्थिति पीड़िता के शरीर पे यह डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकती है कि उसके साथ रेप हुआ? तो इस अमेंडमेंट में इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सीमेन या वीर्य की उपस्थिति किसी के कपड़े या शरीर पे, पीड़िता के कपड़े या शरीर पे यह डिसाइड नहीं कर सकती कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी इंसर्शन पीड़िता के बॉडी पार्ट में अक्यूज ना सिर्फ उसके बॉडी पार्ट, यानी ना सिर्फ उसके लिंग, उसके बॉडी पार्ट, किसी शरीर के अन्य पार्ट या वस्तु, किसी भी तरह का ज़बरदस्ती का इंसर्शन विक्टिम के किसी भी शरीर के पार्ट में, चाहे कोई भी पार्ट हो, उसकी योनि हो, उसका मुख हो या शरीर का और कोई भी अंग हो, फोर्सबल इंसर्शन ही काफ़ी है रेप जैसे जघन्य अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, यह मानने के लिए कि पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है। धारा 376 डी आईपीसी में भी बदलाव किए गए कि अगर किसी पीड़िता के साथ, किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है, यानी किसी एक या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, तो उसे 12 साल की सज़ा, मिनिमम 12 साल की सज़ा मिल सकती है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद, और उम्र कैद का मतलब जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक। अगला जो अमेंडमेंट हुआ वह था सेक्शन 376 ए, यानी अगर किसी महिला का रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है या वह ऐसी स्थिति में ब्रेन डेड या वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है, तो वहाँ इस अपराध को डेथ पेनाल्टी यानी मृत्यु दंड दिया जाने का प्रावधान बनाया गया। अगला अमेंडमेंट जो सीआरपीसी धारा 376 ई में किया गया कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, यानी वो एक बार पहले भी रेप का ऑफेंस कर चुका है और दोबारा ऐसा करता है, तो उसको डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है। और अगर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल, यानी उसे कोई भी बेल नहीं मिलेगी। साथ ही परिवर्तन किया गया कि ड्यूरिंग सेपरेशन अगर अपनी पत्नी के मर्जी के बिना पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह भी एक आपराधिक गतिविधि के अंदर आएगा। अब हम यह देखते हैं कि सीआरपीसी में क्या परिवर्तन किए गए। सीआरपीसी धारा 154 ए के तहत किसी भी महिला के साथ अगर कोई दुराचार हुआ है तो वह दुराचार किसी महिला पुलिस के द्वारा तुरंत दर्ज किया जाएगा, और अगर महिला इस कंडीशन में नहीं है फिजिकली या मेंटली कि वह पुलिस ऑफिसर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करे, तो पुलिस ऑफिसर उसके घर या उसके अपने बताए हुए जो स्थान है वहाँ पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज करेगा। और यह शिकायत सिर्फ रेप के लिए ही नहीं, किसी भी तरह का जो कि 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376A, 376B, 376D, 376E और IPC
के अंतर्गत जो भी घटनाएं आती हैं, जिनको इन शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं, चाहे वो ईव टीजिंग हो, स्टॉकिंग हो, गैंग रेप हो और वोगरिज्म, एमएमएस, कोई भी ऑब्सीनिटी अगेंस्ट वुमेन, कोई भी अभद्र भाषा जो कि आप महिलाओं के लिए प्रयोग करते हैं, यह सारे ऑफेंसेस, यह सारे अपराध अगर किसी महिला के साथ हुए हैं तो पुलिस वाले तुरंत, पुलिस ऑफिसर इसकी शिकायत दर्ज करेगा। जो इसके अलावा चेंजेस हुए वो यह है कि धारा 164(1)(a) के तहत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जैसे ही उसके इस नोटिस में आता है, उसके संज्ञान में आता है कि कोई ऐसी घटना हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जो स्टेटमेंट पीड़िता के द्वारा दिया जाएगा वो कि वीडियोग्राफ होगा, यानी उसकी वीडियो बनेगी, और दूसरा कोई भी इंटरप्रेटर वहाँ पे होगा जो कि आसान शब्दों में पीड़िता को उसके कानूनी अधिकारों और उसकी बातों को समझा सके। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, वह यह था कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, यानी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिला है और उसको किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस या सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करनी है, तो पहले से सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उन्हें यह पता होता है कि किसी भी कंप्लेंट को या किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से पहले उन्हें अथॉरिटी से एक सैंक्शन की ज़रूरत होती है, और यह सैंक्शन 197(1) CRPC के तहत दी जाती है। पर अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ शिकायत करना चाहता है तो किसी भी महिला को जो कि किसी भी सरकारी संस्था में काम करती है उसको इस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह 375 CRPC के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी एसिड सर्वाइवर या विक्टिम ऑफ रेप को तुरंत मेडिकल हेल्प या मेडिकल एड प्रदान करेगा, वह भी फ्री। अब हम यह देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्या क्या बदलाव किए गए। सबसे पहला और ज़रूरी बदलाव सेक्शन 53A का इंसर्शन था, यानी कि प्रीवियस कैरेक्टर, जहाँ भी यह सवाल आता है कि कंसेंट यानी स्वीकृति के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए या नहीं, और अगर महिला ने यह कहा कि यह स्वीकृति के साथ नहीं बनाए गए तो वहाँ पे महिला के कैरेक्टर यानी उसके आचरण के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री इररिलेवेंट मानी जाएगी। क्योंकि किसी भी महिला के आचरण पे सवाल उठाना तो सबसे आसान काम होता है ना, कि किसी को भी यह प्रूव करना है कि हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी किया वह डजेंट मैटर कि वह उसके हाँ के साथ था या नहीं, उसके कंसेंट के साथ था या नहीं, क्योंकि महिला का चरित्र ठीक नहीं था तो कंसेंट या उसकी हाँ या ना मैटर ही नहीं करती। पर ऐसा नहीं है, कंसेंट ऑलवेज मैटर। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव इंडियन एविडेंस एक्ट में किया गया कि अगर बलात्कार का अपराध प्रूव हो चुका है और सवाल कंसेंट का है, तो अगर महिला ने पहले ही ये कह दिया है कि यह चीज़ उसकी मर्ज़ी के खिलाफ की गई थी, तो यह मान लिया जाएगा कि कथित अपराध में उसका कोई भी कंसेंट नहीं था, उसकी कोई भी मर्ज़ी नहीं थी, और बार बार यह सवाल उससे नहीं किया जाएगा। तीसरा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, यानी जो एक ट्रायल फेज़ होता है, पीड़िता से बार बार कंसेंट को लेके सवाल नहीं किए जाएंगे, ना ही उसके आचरण या कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाएंगे। अगर उसने अपने स्टेटमेंट में एक बार कह दिया कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, तो कोर्ट यह मान लेगी कि जो भी कुछ उसके साथ अन्याय हुआ वह उसकी सहमति उसमें नहीं थी। तो ये कुछ बदलाव थे जो निर्भया कांड के बाद किए गए हमारे क्रिमिनल लॉ में। अब सवाल यह उठता है कि जब इतने सारे बदलाव किए गए उसके बाद भी हमने रिसेंट इंसिडेंट्स में देखा कि बहुत सारे प्रोविज़न जिनका इम्प्लीमेंटेशन व नदारद थे, और इसीलिए प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया। पर क्या इतना काफ़ी है? क्या ऐसा कभी वो दिन आएगा कि इन कानूनों के होने या ना होने की ज़रूरत हमारे जीवन में ना पड़े?
हम हमारी जो वुमेन है एज अ डिग्निटी, हमें लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े, समझाने की ज़रूरत ना पड़े, वह हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप मिले। बहुत सारे सवाल हैं और इन सब का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है। हम जब तक नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। पर यह भी जानना ज़रूरी है कि जब तक चीज़ें नहीं बदल रही, क्या क्या ऐसे अधिकार और क्या क्या ऐसे कानून हैं जो कम से कम हम उपयोग कर अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कानून के साथ, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।